लीजिंग। मैं ऑलवेज जब भी लीजिंग पढ़ाता हूं सालों से, तो मैं बोलता हूं कि मेरा जो ट्यूशन सेंटर है, द ट्यूशन सेंटर इन कोलकाता मैंगो लेन इज ऑन लीज। द लीज इज 100 ईयर लीज, 100 साल का लीज है। अब 100 ईयर हम जिंदा तो रहेंगे नहीं यार, ना मेरा सन रहेगा, वो भी 10 साल का हो गया, 100 साल और थोड़ी ना जिएगा। मोटा मोटी एवरेज लाइफ 70 ईयर्स, उससे ज्यादा कोई जिए तो बहुत बढ़िया। 70 साल होता है, ऑलरेडी 48 हो गया है सर, तो 20-22 साल जिएंगे। मेरा बच्चा 10 साल का है, 60 साल और वो जिएगा। उसके बाद वो भी जिसको जन्म देगा वो भी कोई 100 साल के अंदर वो भी मर जाएगा, पौथा एकदम बुढ़ा रहेगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली वो जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, उसका जो ओनर है वो 1.5-2 साल पहले मर गया। 150-200 साल, 1.5-2 साल नहीं, 150-200 साल। तो जब वो मरा था, वो अपना विल में लिख कर गया था कि उसका एसेट्स कोई सेल नहीं कर सकता। तो उसके जो सक्सेसर है, दे कांट सेल, सो दे आर गिविंग ऑन लीज। वो लोग वो चीज, प्रॉपर्टी को, सभी एसेट्स को लीज पे दे रहे हैं। लीज में लिखा हुआ है प्रकाश सराफ एकेडमी इज द लेसी ऑफ द एसेट्स फॉर 100 ईयर्स। 100 ईयर बाद क्या होगा? थोड़ी ना वो ले लेगा, फिर से लीज आगे बढ़ जाएगा। जब मैंने लिया था 10-15 साल पहले, उस समय लीज पीरियड 70 साल था। मेरे लेने के बाद ही वो 100 साल हो गया, फिर से कुछ और साल बाद और बढ़ जाएगा। वो ऐसे ही, वो कभी देना नहीं है वापस। दिस इज वन टाइप ऑफ लीज विच इज जस्ट लाइक यू कैन से आई परचेज द प्रॉपर्टी, बट सिंस इट इज रिटन इन द विल आई कांट परचेज इट। बट मार्केट में लीजिंग एक दूसरा तरह का भी है। क्या है? मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर चाहिए। मेरा स्टूडेंट है जिन्होंने सीमा कंप्लीट किया देवश्री कोलकाता से, नॉट देवश्री, आरती कोलकाता से। उनके पापा का कंप्यूटर लीजिंग का बिजनेस है। कंप्यूटर वो लोग भाड़ा पे देते हैं सारा जगह इंडिया में, ज्यादातर कोलकाता, रांची, दिल्ली वगैरह सब जगह वो लोग कंप्यूटर भाड़ा पे देते हैं। लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर। ओके, डेस्कटॉप दे गिव ऑन रेंट, ऑन लीजिंग। आपको भाड़ा पे लेना है 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए देते हैं। पर मंथ पर कंप्यूटर रेंट लेंगे वो लोग। यानी कि आपको कंप्यूटर खरीदना नहीं है, आप उनसे कंप्यूटर भाड़े पे लीजिए, रेंट पे। आप उनको मंथली करके रेंट देते रहिए। जब आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा वो आपको दूसरा दे देंगे। बहुत सारा ऑफिसेस में कोलकाता में भाड़ा पे दे के रखे। भाड़ा पे देने से क्या फायदा हुआ? मान लीजिए मैं उनसे कंप्यूटर भाड़े पे लेता हूं। इफ आई विल बाई अ कंप्यूटर, द प्राइस विल बी 40 to 50,000। मोटा मोटी ठीक साइज का, ठीक लेवल का कंप्यूटर खरीदने के लिए, कंप्यूटर, कीबोर्ड और उसके साथ जो भी है वो सब लेने से 50,000 रुपया करीब पड़ता है। लेकिन भाड़ा पे वो लोग कितना लेते हैं? 1500 से 2000 रुपया पर मंथ। यानी कि इन अ ईयर आई नीड टू पे 24,000, आई कैन यूज कंप्यूटर। बट अगर मैं खरीदता तो मेरा 50,000 अभी अरेंजमेंट करना पड़ता। आप बोलेंगे सर 2 साल में तो आप उनको 50,000 रुपया दे दिए, दे देंगे ना पर मंथ। इफ 2,000 दे आर चार्जिंग रेंट, देन 2 ईयर्स में तो 48,000 हो गया। और 2 साल बाद भी कंप्यूटर मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई। एक कंप्यूटर कितना साल यूज होता है? मैंने देखा है कि एक कंप्यूटर मोटा मोटी 4 से 5 साल यूज होता है। तो उनको कंप्यूटर भाड़ा पे देने से 4 से 5 साल तक रेंट मिलेगा। ही विल बी गेटिंग रेंट फॉर 4 to 5 ईयर्स। उनको मिलेगा तो 4 to 5 ईयर में 1 लाख कमाएंगे, जबकि कंप्यूटर कितना का है? 50,000 का। यानी कि दे आर एम्प्लॉइंग देयर 50,000, परचेजिंग अ कंप्यूटर, गिविंग ऑन रेंट, एंड ऑन रेंटल दे आर अर्निंग 1 लाख। मेरे को क्या फायदा हो रहा है? मेरे को अभी कंप्यूटर खरीदना नहीं पड़ रहा है, पैसा अरेंज नहीं करना है। यानी कि मार्केट में खाली मेरा जैसा लीज नहीं है कि 100 ईयर का प्रॉपर्टी है, इट कैन नॉट बी सोल्ड आउट। मार्केट में एसेट्स लीज पे लिया जा रहा है। और हम लोग का जो केस स्टडी है, विच इज ट्रैक्स यूरोप, दे आर टेकिंग द एसेट्स ऑन लीज लाइक कंप्यूटर। कौन सा एसेट्स वो लोग लीज पे ले रहा है वो नहीं मालूम है। मे बी रोबोट्स, मे बी एनी मशीन, बिकॉज मार्केट में जो लोग भी कंपनी गाड़ी वगैरह ये सब बनाती है, रोबोट्स वगैरह उसको बनाने में यूज होता है। एंड रोबोट्स प्राइसेस आर 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसा होता है। तो इन दैट केस वो रोबोट्स को खरीदने के बजाय कंपनी लोग रेंट पे ले लेती है, लीज पे ले लेती है। अब लीज पे अगर आप एसेट्स लिए हैं तो आपको खरीदने से जो फायदा मिलता है वही मिल रहा है। यू कैन यूज द एसेट फॉर हाउ मेनी आवर्स, द वे यू लाइक एंड एवरीथिंग, फुल राइट इज देयर। सो अकाउंटिंग बॉडी सेइंग दैट एज पर IFRS 16 लीजिंग, अकाउंटिंग बॉडी बोलता है कि व्हेन यू आर टेकिंग एन एसेट ऑन लीज,
When you are taking an asset on lease, I am talking about lessee. There are two parties, lessee, lessor. Lessee is the person who is taking the asset on lease and lessor is the person who is giving the asset on lease. अगर हम लोग lessee हैं, मैं assets ले रहा हूं lease पे, so I will record the asset in the balance sheet as a right to use asset and I will record in the balance sheet as a liability, lease liability. जब हम लोग assets खरीदते हैं तो asset is recorded, payment done, cash reduced, payment not done, liability recorded similarly. Right to use, because I am not the owner, so I will be naming it right to use asset, debit, credit, lease liability. What will be the value? Right to use asset will be debit, credit, or for that reason in the balance sheet, in the asset side, right to use asset is there. And in the liability side, current, non-current liability, lease liability is there. उसी लिए है. पहले हम लोग बात कर रहे हैं lease liability. What will be the lease liability? Lease liability will be present value of lease payments. Present value of lease payments at the borrowing rate for lessee. At the borrowing rate for lessee. मतलब मान लीजिए at the borrowing rate of lessee. Spelling of lessee is this only, na? Lessor, L-E-A-S-O-R. Leave it, छोड़ो यार. I mean to say that present value of payments at the borrowing rate for lessee. Suppose I am taking an asset on lease, computer from that computer wala on lease for 2 years. So I will be paying 2,000 every month for 2 years. So I will be calculating the present value of 2,000 at the borrowing rate. Borrowing rate is what? Suppose I will go in bank and I will borrow money from banks. Then the interest rate by bank will be 12%. So I will be finding out present value of the 2,000 every month at the rate of 12%. The present value, say present value is 40,000. Say just example. So I will be recording the lease liability at 40,000. Now, the right to use asset, RTU. This is I am writing in short, RTU. The right to use asset will be lease liability plus any other incidental expenditure to make the asset ready for use. लीज लाइबिलिटी के साथ साथ अगर और भी कोई खर्चा लगेगा तो वो जो खर्चा लगेगा उसको भी हम लोग एसेट का वैल्यू में जोड़ेंगे. यू विल से दैट सर देन हाउ दिस एंट्री विल बी. यू विल बी क्रेडिटिंग कैश ऑल्सो that you are incurring further expenditure to use the, if there is no further expenditure, then the lease liability will become the asset value. That means the computer value is maybe 1 lakh, but I am not recording the computer in my books at 1 lakh. रौनक जी, I am recording जो मेरे को लेसर को देना है उतना वैल्यू ही right to use asset. The computer life is 4 years. But I am not going to use the asset for 4 years. I am going to use for 2 years. So I am writing my lease liability and right to use asset of 2 years only. Later on, right to use asset will be depreciated on the basis of lease life or asset life, whichever is lower. Normally lease life is lower, but lower basis पे हमको depreciation करना है. Like you purchase an asset and you depreciate, similar is the thing you are doing with RTU. And
lease liability we will pay to lessor along with interest in due course of time. मतलब मैं जो पैसे दे रहा हूं, you understand, I am going to pay him for 2 years 48,000 because 2,000 per month, so 24 48, but I am recording the lease liability 40,000 only, so 8,000 तो interest है ना. So whenever I will make the payment to the lessor, I will pay something against 40,000 and I will pay interest. Interest will be going to PL account, and whatever I am paying against 40,000, that will be adjusted from 40,000. Payment against 40,000 will be called payment against principal. Payment against 40,000 will be called payment against principal. And the extra payment will be called as interest, which will be going to PL account. तो जब भी मैं पे करूंगा, पहले तो मैं रिकॉर्ड करूंगा इंटरेस्ट डेबिट, which is finance cost debit, credit lease liability. I have increased the lease liability, and when I will pay, I will do lease liability debit, credit cash. I am paying interest also, I am paying principal portion also. So interest portion which I am paying will be going to PL account, and principal portion will be adjusted from the liability. So after 2 years, what will happen? In 2 years, I will pay the entire liability along with interest, liability finish. And in 2 years, I will depreciate the asset which I have taken on lease for 2 years. There is, physically, I will give back the computer to that person after 2 years. But हमको computer back करने का कोई entry नहीं करना है. हमारा तो asset खत्म हो गया, depreciation हो गया. Depreciation से right to use खत्म किया और lease liability खत्म किया. Now this lease liability, if suppose you are taking the asset, I am taking the asset for 5 years. The maintenance and all that will be a contract. Normally it will be done by me. Because if you purchase an asset, उसका maintenance कौन देखता है? आप देखते हो. वैसे ही आपने asset lease पे लिया, उसका maintenance आप ही देखोगे. लेकिन ऐसा भी contract हो सकता है, maintenance वो देखेगा. जैसे मैं जो जिनकी बात कर रहा हूं, जो कैलकाटा में है, वो maintenance खुद करते हैं. मेंटेनेंस उन लोग देखते हैं, क्लाइंट को नहीं देखना पड़ता है. लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, जिसका भी बात हुआ. तो नॉर्मली बोलने का मतलब है मेंटेनेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं. इफ यू आर गोइंग मेंटेनेंस, यू विल रिकॉर्ड मेंटेनेंस एज एन एक्सपेंस. इफ द अदर पार्टी विल बी डूइंग मेंटेनेंस, दे विल रिकॉर्ड. हम लोग मेंटेनेंस जो करेगा वो रिकॉर्ड करेगा. हम लोग यह बात कर रहे हैं कि इफ द लीज एसेट फॉर लीज इज 5 years, you have taken the asset for lease for 5 years. So you need to pay to the lessor in 5 years. जब आप 1 year के end में खड़े हैं, first year end, so you are still required to pay him within 4 years. Whatever you will pay within next 1 year, that is a current liability. And whatever you will pay him beyond 1 year, that is a non-current liability. Because in accounting we say that any liability payable within 1 year is a current liability. And any liability payable beyond 1 year is a non-current liability. So I mean to say that suppose we are standing at March 2023. 1 year is over. So 1 year payment done. Now from March 23 to March 24, within 1 year, whatever we will pay is a current liability. And beyond March 24, whatever we will pay is a non-current liability. So when we are preparing balance sheet on March 2023, the 1 year payment will be coming under current liability. And beyond 1 year payment will be coming under non-current liability. Balance sheet में दोनों जगह आएगा. Because with payment which will be done within 1 year is current. Payment which will be done beyond 1 year is non-current. दोनों अलग अलग दिखाना जाएगा. आप अगर ध्यान देंगे तो इनके बैलेंस शीट में कहां कहां पर क्या है. एसेट्स में राइट टू यूज एसेट है. लाइबिलिटी में नॉन करंट में लीज लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी में करंट में लीज लाइबिलिटी है. कैश फ्लो के अंदर फाइनेंस कॉस्ट कहां है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है. और प्रिंसिपल लीज पेमेंट कहां? फाइनेंसिंग के अंदर है. सब वहीं वहीं दिखाया हुआ है. हम लोग ये बोल रहे हैं कि इफ यू हैव फंड्स प्रॉब्लम, if you don't want to purchase an asset by borrowing money, by arranging funds, it's a very good way to arrange the assets on lease.
लीज इज जस्ट लाइक बोरोइंग एंड परचेजिंग। आप अगर बोरो करके एसेट्स खरीदोगे तो बोरो किया अमाउंट लाइबिलिटी में आएगा और एसेट्स एसेट्स में आएगा, वही तो हो रहा है। लीजिंग इज बोरोइंग एंड परचेजिंग ओनली, वही है वो। अगर आप कोई एसेट्स लीज पे लेते हो वही है, लेकिन लीज के अंदर आपको राइट टू यूज एसेट लिखना होगा, लीज लाइबिलिटी लिखना होगा, ब्रेकअप करना होगा विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और जो प्रिंसिपल पेमेंट आप करोगे उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाया जाएगा। ये जो हमने लीज लाइबिलिटी, पेमेंट अगेंस्ट प्रिंसिपल, दिस इज whatever lease rent we have paid other than interest portion, this is that। इंटरेस्ट कहां गया? इंटरेस्ट तो यहां है 31 के अंदर है। इंटरेस्ट इज ऑपरेशंस एंड लीज पेमेंट इज फाइनेंशियल। आप बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में राइट टू यूज एसेट इन दी एसेट साइड, लीज लाइबिलिटी नॉन करंट, लीज लाइबिलिटी इन करंट, दोनों जगह। आउट ऑफ टोटल लाइबिलिटी 186 इज पेएबल बियॉन्ड 1 ईयर एंड 54 इज पेएबल विद इन 1 ईयर। जब जब आप पे करोगे ये दोनों धीरे धीरे कम होते जाएगा, जब जब आप पे करोगे इंटरेस्ट पीएल में जाते जाएगा, और जब जब आप पे करोगे, जब जब आप यूज करोगे डेप्रिसिएशन होते रहेगा। द डेप्रिसिएशन इज रिटन हियर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन राइट टू यूज एसेट। व्हेन द लीज इज ओवर, आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों गायब होएगा, लेकिन ये वैसे एसेट नहीं है कि ये एसेट्स मैंने खरीदा, यूज हो गया, मैं बेच रहा हूं, एसेट्स गया। इसमें बेचने का बात नहीं बोलते, इसमें एसेट्स आपके बुक से गायब हो जाता है। जितना दिन आपकी लीज है उतना दिन में ही डेप्रिसिएट करना है। द मेजर पर्पस ऑफ दिस लीज इज यू डोंट नीड टू अरेंज फंड्स। आपको शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेना है, लोन नहीं लेना है, आपको एसेट्स लीज पे लेकर अपना काम निकालना है। सो दुनिया में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है जो लीज के बेसिस पे फाइनेंसिंग करता है, लीज के बेसिस पे अपनी बिजनेस चलाता है। ये लीज अकाउंटिंग फॉलो नहीं करना है। जैसे मैंने डिस्कस किया वो जरूरी नहीं है। कब? इफ द लीज इज फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, नॉट मोर देन 12 मंथ्स, और इफ द लीज इज फॉर एन आइटम विच इज वेरी नॉमिनल अमाउंट, आइटम्स बहुत छोटा मोटा, छोटा मोटा के अंदर स्मॉल फर्नीचर, लैपटॉप, कोई मोबाइल फोन, ये सब आता है। ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, जनरली स्मॉल वैल्यू आइटम्स। If it is a small value item, or if the lease term is less than 12 months, within 12 months, then you don't need to follow lease accounting. You don't need to follow lease accounting मतलब आपको बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखाना है, आरटीयू नहीं दिखाना है, लाइबिलिटी में लीज लाइबिलिटी नहीं दिखाना है। आप जितना लीज रेंट पे करेंगे वो लीज रेंट आपको खर्चा दिखाते जाना है पीएल अकाउंट में। If the lease term is less than 12 months, within 12 months, or if the asset value is very low, maybe small furniture, maybe a laptop, maybe a mobile phone, then in that case you don't need to follow lease accounting. Then in that case you will not record right to use asset, you will not record lease liability or anything. Whatever lease rent you will pay, you will record it as an expense in PL account. जैसे कोई भी चीज लेते हैं भाड़े पे, भाड़ा खर्चा दिखाते हैं, रेंट खर्चा दिखाते हैं, वैसे रेंट खर्चा दिखाना है। सो एक्सेप्शन है, exception to lease accounting. If lease term is maximum 12 months or asset value very low मतलब for example small furniture, टेबल चेयर वगैरह, ये नहीं कि हर फर्नीचर, मान लीजिए किसी फर्नीचर के अंदर सोना चांदी लगा हुआ है तो नहीं माना जाएगा भाई। स्मॉल फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, then not required to follow lease accounting, not required to follow lease accounting. आपको लीज अकाउंटिंग फॉलो का जरूरत नहीं है। सो नो RTU and no lease liability. No RTU, no lease liability. Just record lease rent
as expense every year in PL account. Just for the sake of understanding, ये 3-4 साल पहले ही आया है, 2018 आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर, 3-4 साल पहले का बात है। उसके पहले तो ये सब थोड़ी ना होता था। क्यों आया ये? सपोज देयर आर एयरलाइन कंपनीज, इंडिगो एयरलाइंस या कोई भी एयरलाइन कंपनी, जितना भी एयरक्राफ्ट दे आर यूजिंग, 90% प्लस एयरक्राफ्ट आर ऑन लीज. So 90% of the aircrafts they are not showing in the balance sheet. Earlier they were not showing because they were not the owner. So they were not saying the aircraft as an asset. So the assets is very less. So whatever profit they were generating based on the assets, it is like 80-90%. But that is illogical ना. भाई assets आप ही का है, आप यूज कर रहे हैं, नाम आपका नहीं है, लेकिन बिजनेस में तो यूज हो रहा है, तो उसको बैलेंस शीट में तो दिखाना होगा. So when the lease accounting introduced window dressing removed, कि भाई आप एसेट्स यूज करते हैं, बिक्स में नहीं दिखाते हैं, आप दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं कि हम इतना % कमा रहे हैं, जबकि एक्चुअली उतना है नहीं. सो फॉर दैट रीजन दिस रूल केम कि इवन दो द लीज्ड एसेट यू आर नॉट द ओनर, बट यू नीड टू रिकॉर्ड द एसेट्स, राइट टू यूज एसेट इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. फॉर्म मींस लीगल, लीगल थिंग के बजाय सब्सटेंस को देखना है, चीज को देखना है, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करना है. सो जब से लीज अकाउंटिंग आया, बहुत सारा विंडो ड्रेसिंग बंद हो गया. That is there since 2018 as per as my memory. मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में ये आपका टेक्निकल नॉलेज हो गया, लीज अकाउंटिंग होता क्या है, बट दे विल बी गिविंग सम फिगर्स, दे आर सेइंग दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन, दिस दैट, हाउ दिस वुड बी अकाउंटेड फॉर. तो आप बोलेंगे IFRS 17 सेज दिस, 16 सेज दिस, और उसके बाद उसको आप मिलाकर लिखोगे. ये टेक्निकल नॉलेज हो गया. तो मान लीजिए मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको दिया, कोई भी क्वेश्चन, आपको उसका टेक्निकल ज्ञान नहीं है, आप टेक्निकल ज्ञान गूगल से, मेरा मटेरियल से, कहीं का भी मटेरियल से आप रीड करिए. रीड करने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में लिखिए. कितनी देर में? इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ से आई एम सेइंग 45 मिनट्स, यू राइट 45 मिनट्स में जितना लिख सकते. आपको आने वाला 1 महीना में कोई चीज आता है नहीं आता ये नहीं सोचना है, उसका रिसर्च करने के बाद उसका आंसर लिखकर सबमिट करना है. यह आपके ऊपर कंपल्सन है. पास होने के लिए पहला हिदायत, पहला सजेशन कि पास होना है, यह करना है. आप पढ़िए 50 जगह से, मैं नहीं बोल रहा. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन लीजिंग, यू वांट टू स्टडी 1 डे ऑन लीजिंग एंड द नेक्स्ट डे यू विल राइट द आंसर. इतना टाइम मैं दूंगा आपको, आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लीजिंग के बारे में पढ़िए, जहां से भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद उसका आंसर आप लिख कर दीजिए. तो अगर मान लीजिए मैंने आपको 1 सप्ताह में 4 क्वेश्चन का आंसर लिखने दिया, 4 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के ऊपर यू डिड रिसर्च ऑन 1 डे, नेक्स्ट डे यू हैव रिटन द आंसर, थर्ड डे यू डिड रिसर्च ऑन अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट डे यू हैव रिटन द आंसर. आपके पास एम्पल टाइम रहेगा टू राइट. इफ यू स्टडी एवरी डे 2-3 आवर्स, हर दिन 2-3 घंटा पढ़ेंगे तो टाइम रहेगा. आपको एक शेड्यूल बनाना है कि मेरे को प्रीसीन मटेरियल 7 दिन में एक बार पढ़ना है. नंदन हैज नॉट रेड बट रौनक हैज रेड. तो नंदन जी को प्रीसीन मटेरियल, मान लीजिए हर दिन आप 20 मिनट प्रीसीन मटेरियल पढ़ेंगे, 3 दिन में पढ़ लेगा आप. बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, यू आर स्ट्रेट अवे रीडिंग लाइक एन इंग्लिश. सो व्हेन यू रीड, यू विल बी एबल टू रीड इन 40 मिनट्स द इंटायर, 2 दिन में. फिर उसके साथ जो मैंने कोई क्वेश्चंस दिया, वो क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करना है 1 दिन, दूसरा दिन उसका आंसर लिखना. जैसे जैसे आंसर लिखते जाएंगे, सबमिट करते जाएंगे, so that I can check your answers, I can evaluate. हम लोग उस चीज के बारे में फिर क्लास में और लेंथ में डिस्कस करेंगे. कोई चीज के ऊपर पहले डिस्कशन हो गया, कोई चीज पे बाद में हुआ, जब आप आंसर लिख दिए. अपने को 28 तक यही करना है, यही करना है. 28 के बाद सोचेंगे क्या करना है, अभी दिमाग नहीं लगाना है. अभी 28 तक दिस इज द वर्क. अगर एक और एरिया बात करें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल costing. Activity based costing and traditional costing, which is your costing area. This is the leasing is core area D, 4th one, financial accounting. But this is activity based costing, traditional costing is costing area. Activity based costing और traditional costing में simple example. सपोज मेरे को आप दोनों का कॉस्टिंग निकालना है कि मेरा नंदन के ऊपर, रौनक के ऊपर खर्चा क्या पड़ रहा है. क्या करें?
हम अपना सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, सारा खर्चा जो लगता है हमको पता है, कितना स्टाफ काम करता है, कितना सैलरी है, महीना में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आता है, सॉफ्टवेयर वाले को कितना देना पड़ता है, इंटरनेट कितना आता है, सब खर्चा हमको मालूम है, सब जोड़ दिया। मान लीजिए मेरा महीना का खर्चा 3 लाख रुपया, मान लीजिए मंथली कॉस्ट 3 लाख, तो उसमें से 3 लाख में से रौनक के लिए कितना और नंदन के लिए कितना, कैसे निकालूं, क्या करूं? माई मंथली एक्सपेंडिचर इज 3 लाख रुपीज इन अ मंथ. I want to calculate for Ronak and for Nandan the cost per student so that I can charge tuition fees. तो कैसे निकाले cost per student? Can I say in a month whatever number of students I am able to enroll for any course, not only CIMA, CMA, ACCA, CPA, even different level in CIMA, operational, management, strategic, सभी है ना सर, सब में अलग अलग लेवल है। मान लीजिए महीना में 50 स्टूडेंट रजिस्टर हुआ, 50 स्टूडेंट, so can I say per student 3 lakh divided by 50,000, per student expenditure 3 lakh divided by 50,000, per student expenditure 6,000, चलेगा? Can I say 3 lakh divided by 50,000, per student expenditure is 6,000, can I say? क्या भाई नहीं बोलेंगे? If the per student expenditure is 6,000, then in that case from Nandan we are charging 22,999, यानी कि फायदा बहुत जोर का है यार, नहीं क्या? From Ronak we have charged for operational level E1, P1, F1 and all that is around 55,000. लेकिन रौनक के लिए तो हर मंथ अगर का 6,000 आ रहा है, तो मान लीजिए रौनक 6 महीना पढ़ रहे हैं तो 30,000 हो गया, तो रौनक से 30,000 के बदले 55,000 मिला, और नंदन से मान लीजिए 6,000 के बदले 1.5 महीना है, मान लीजिए 9,000 के बदले 22,000 मिला, तो फायदा तो बहुत है यार, बहुत जोर का फायदा है। बट दिस इज प्योरली इलॉजिकल वे ऑफ डूइंग कॉस्टिंग। फिर तो भाई कुछ कॉस्टिंग पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे अगर करना है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को बहुत चीजें देखनी चाहिए। क्या देखना चाहिए कि मान लीजिए जब आप लोग क्लासेस के लिए ज्वाइन करते हैं, पहले आप काउंसलिंग करते हैं, आप इंक्वायरी रेस करते हैं, मेरा स्टाफ आपसे बात करता है, वो आपको डिटेल देता है, समझाता है, मैं भी आपको करता हूं, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं आपका। काउंसलिंग करने के बाद जब आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट आया नहीं आया उसका रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट करता है। फिर उसके बाद जब आप पेमेंट कर दिए तो आपको सॉफ्टवेयर, क्लासेस, मटेरियल दिया जाता है। उसके लिए आपको एक पर्सन असाइंड है जो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराता है, क्लासेस देता है। उसके बाद आपका लाइव क्लासेस कंडक्ट होता है, आप करें ना करें, लाइव क्लास हर चीज का यहां होता है। लाइव क्लास का अलग से मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, मैं इन्वॉल्व होता हूं, मैं क्लास देता हूं। उसके बाद आपका टेस्ट फेस्ट लिया जाता है, मॉक टेस्ट होता है। आप दे नहीं दे, हम टेस्ट लेते हैं हर बैच में, मॉक टेस्ट लेते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, चेक करके देते हैं, और उसके बाद आप एग्जाम देते हैं, आपका डाउट्स वगैरह क्लियर किया जाता है और आप पास होते हैं। मैं पर स्टूडेंट निकालने के बजाय मैं अगर इन सबको अलग अलग एक्टिविटी बना दूं कि पहला एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग, दूसरा एक्टिविटी अकाउंटिंग, तीसरा एक्टिविटी व्हाट आई शुड से सॉफ्टवेयर गिविंग, चौथा एक्टिविटी लाइव क्लास, पांचवा एक्टिविटी डाउट क्लियरेंस एंड ऑल दैट, है ना। आप बोलेंगे सर एक्टिविटी कौन बनाएगा, क्या करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही सोचा जाता है। काउंसलिंग एक्टिविटी के लिए हमारे यहां 2 आदमी है, दोनों आदमी का सैलरी मोटा मोटी 20-40 हजार रुपया, हर महीना का 40,000 रुपया काउंसलिंग में जाता है। वो लोग को 2 अलग अलग मशीन दिया गया है, 2 कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, 2 मशीन है। दोनों मशीन का मान लीजिए डेप्रिसिएशन पकड़ लेती है। एक मशीन अगर 50,000 का और अगर 4 साल चलेगा तो एक मशीन का डेप्रिसिएशन साल भर का हो गया अराउंड 14-15,000। जहां पर बैठकर वो लोग काम कर रहे हैं वो जगह अगर अपना है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस, अगर वो जगह अपना नहीं है तो उसका रेंट का वो पोर्शन जो उन दोनों पे लगता है कि मान लीजिए 8 आदमी 10 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी के ऊपर रेंट पोर्शन, इलेक्ट्रिसिटी उन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज तो देखना होगा ना कि इन काउंसलिंग व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट। काउंसलिंग इज अ कॉस्ट पूल, काउंसलिंग इज एन एक्टिविटी, उसमें हमारा खर्चा क्या है, सैलरी, डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर, रिपेयर, मेंटेनेंस, पावर, सब कुछ, ठीक है।
मान लीजिए खर्चा आया महीना का ₹1,00,000, मान लीजिए ऑन काउंसलिंग द कॉस्ट ऑफ सराफ एकेडमी इज 1 लाख। अब काउंसलिंग के लिए कितना स्टूडेंट डेली आता है? 20 स्टूडेंट एवरेज में, कभी 25, कभी 15। एवरेज में हम लोग देखा है 500 से 600 स्टूडेंट इंक्वायरी करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू इंक्वायरी, नॉट ओल्ड वन। 500 में से सपोज कन्वर्जन इज 20%। अगर 500 स्टूडेंट इंक्वायरी करते हैं तो कन्वर्जन 100 जन का होता है, ठीक है। यानी कि मेरा जो भी काउंसलिंग कॉस्ट है वो 100 जन को कन्वर्ट करने में लगता है। बिकॉज 500 पे तो नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज दोज 500 स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग क्लासेस। सो 500 के बदले 100 स्टूडेंट जो कन्वर्ट होता है उस पे काउंसलिंग खर्चा ₹1,00,000। यानी कि पर स्टूडेंट काउंसलिंग खर्चा 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, 10,000 रुपीज। मे बी आई एम स्लाइटली फिगर्स में 1 लाख ज्यादा बोल दिया, जो भी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब दूसरा एक्टिविटी है पेमेंट लेना और अकाउंटिंग करना। अकाउंट्स के लिए एक आदमी डेली आता है, काम करता है। अकाउंट्स के लिए अलग से कंप्यूटर है, अकाउंट्स में टैली का सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, हर साल का उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लगता है, उसमें भी पावर इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो जितना स्टूडेंट कन्वर्ट होता है उसके बेसिस पे अकाउंटिंग करना पड़ता है, पर स्टूडेंट वो भी खर्चा निकाल लिए। फिर उसके बाद तीसरा आता है आपको सॉफ्टवेयर वगैरह देना, उसका भी। फिर उसके बाद चौथा लाइव क्लास। लाइव क्लास में पर स्टूडेंट नहीं निकालूंगा। मान लीजिए सीमा ऑपरेशनल केस स्टडी है, तो स्टूडेंट को मोटा मोटी आप मान लीजिए यू कैन से 30 घंटा पढ़ाना है, 25 से 30 घंटा। अगर कोई ऑपरेशनल लेवल पूरा पढ़ रहा है रौनक जी, तो उनको पढ़ाना है मोटा मोटी अराउंड 300 घंटा, 250 से 300 घंटे, 250 आवर। अगर कोई एसीसी के लिए पढ़ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहा है, उसके 250 आवर। तो मैं लाइव क्लास का खर्चा कैसे जो भी निकलेगा उसको कवर कैसे करूंगा? स्टूडेंट आवर, रौनक जी का आवर 250, नंदन का आवर 25 to 30, कोई दूसरे का आवर इतना। स्टूडेंट आवर, जो स्टूडेंट में जो कोर्स में इनरोल किया स्टूडेंट इनटू आवर पर स्टूडेंट, स्टूडेंट आवर। पूरा स्टूडेंट आवर से हम टोटल कॉस्ट ऑफ लाइव क्लासेस को डिवाइड देंगे तो आएगा पर स्टूडेंट आवर खर्चा। मतलब एक स्टूडेंट को 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो खर्चा क्या है? तो नंदन जी को हम 25 घंटे पढ़ा रहे हैं, उनसे 25 घंटा का पैसा लेना है। रौनक जी को हम 250 आवर पढ़ा रहे हैं, उनसे 250 आवर का पैसा लेना है। किसी और को हम 200 घंटा पढ़ा रहे हैं, 200 घंटा का पैसा लेना है। यानी कि जितना मेरा खर्चा लग रहा है हम उसी के बेसिस पे वो खर्चा कंसीडर करेंगे। हर एक एक्टिविटी और कॉस्ट पूल निकाला, एक्टिविटी का कॉस्ट पता लगाए और वो एक्टिविटी का खर्चा क्यों लगता है। ड्राइवर, इन केस ऑफ लाइव क्लासेस इट इज स्टूडेंट आवर, इन केस ऑफ काउंसलिंग इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक एक्टिविटी का ड्राइवर पता लगाए, ड्राइवर से रेट निकाल लिए, कॉस्ट पर ड्राइवर, और फिर हर एक स्टूडेंट का कॉस्टिंग निकाल लिए फॉर ऑल दी एक्टिविटीज। आप बोलेंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब होता है कि कंपनी में, मैं अपना एग्जांपल अब नहीं ले रहा, मान लीजिए हम लोग की जो कंपनी की स्टडी है, द केस स्टडी विच वी आर डूइंग, दे आर 5 डिपार्टमेंट्स दे हैव गिवन। हर डिपार्टमेंट में ओवरहेड खर्चा है। इन 4 डिपार्टमेंट्स दे आर यूजिंग लेबर आवर एज ए बेसिस। मतलब सारा खर्चा, नॉट मटेरियल लेबर। मटेरियल लेबर तो हर प्रोडक्ट पे कितना स्टील कितना पेंट लग रहा है पता है। दोज खर्चा विच आर कॉमन, ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर कॉमन, तो वो खर्चा ओवरहेड हम लोग लेबर आवर से डिवाइड दे दिए कि मंथ में हम लोग का ओवरहेड खर्चा इज 1 करोड़। मंथ में लेबर आवर वी विल बी वर्किंग ऑन एनी प्रोडक्ट से 1 लाख, सो 1 करोड़ बाई 1 लाख, दैट पर आवर लेबर कॉस्ट। अब जिस प्रोडक्ट में जितना लेबर आवर लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग ये नहीं देखने गए कि वो काउंसलिंग है, कि वो लाइव क्लास है, कि वो अकाउंटिंग, हम एक्टिविटी नहीं देखने गए। हम उस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा को पर लेबर आवर निकाल लिए। दूसरे डिपार्टमेंट में सारा खर्चा को मशीन आवर बेसिस निकाल लिए। लाइक द बॉडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, देयर इज सो मेनी वर्क ऑन मशीन्स, रोबोट्स, सो वी आर नॉट यूजिंग लेबर एज अ बेसिस, वी आर यूजिंग मशीन आवर। तो जिस प्रोडक्ट पे जितना मशीन आवर लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए रेट निकाल के। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स। In the department, whatever is the cost based on labor hour or machine hour, find out the rate, and the product which is using labor hour, machine hour, find out the cost. But activity based costing does not depend upon department. It depends upon activity. आप समझिए कि मान लीजिए आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो मशीन को सेट करना है,
for making A++, for making A+, for regular model, for basic model, for premium model, आपको मशीन को सेट कर। हमारे यहां पर मशीन सेट करना मतलब, मान लीजिए आपको क्लास देना है, तो ये सीमा OCS कैसे बन गया, यहां पर कौन सा मटेरियल यूज करना है, सेट मेरे को भी करना पड़ता है, कैमरा सेट करना वगैरह सब कुछ। हर चीज में पहले काम करने का सेटिंग होता है। तो जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको सेट करना पड़ता है। मे बी A++ बनाने के लिए सेटअप करने में, डाइस फाइस फिक्स करने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन कोई दूसरा अगर बेसिक प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें आधा घंटा में सेटअप हो जाएगा। सेटअप कॉस्ट, स्टाफ इन्वॉल्वमेंट, पावर, दिस दैट, आपको वो सेटअप कॉस्ट वैसे ही बांटना चाहिए ना। आपको उसको काहे को लेबर आवर से बांटना है? Why you will allocate setup cost based on labor hour in the product when it is not dependent on labor hour? प्रोडक्ट बनने के बाद उसका इंस्पेक्शन टेस्टिंग करना, टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी, मे बी इट इज अ डिपार्टमेंट, इट इज एन एक्टिविटी। कोई प्रीमियम प्रोडक्ट को टेस्ट करने में 5 घंटा लगेगा, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट को टेस्ट करने में 1 ही घंटा लगेगा। नॉट लेबर, लेबर तो प्रोडक्शन करता है, टेस्टिंग का, टेस्टिंग में जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो। यानी कि जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट डिपार्टमेंट्स, you are looking at work activities. You are looking at why this activity is being conducted. What is the driver of this activity? What is the consumption of drivers in the products? जब आप activity based costing है, you are not dividing the overhead into variable and fixed. You are saying this is the cost. But when we are following traditional costing, you can see they have calculated fixed overhead and variable overhead. They are dividing the cost between variable and fixed. नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट तो कोई भी चीज पे कितना लग रहा है पता है। जैसे मान लीजिए आप लोग जब भी आप पैसे देते हैं, 18% GST है, 18% इज टैक्स, वो तो सब पे पता है, उसको बांटना क्या है। वेरिएबल कॉस्ट यू डोंट नीड टू बाइफरकेट, फिक्स कॉस्ट यू नीड टू बाइफरकेट। इलेक्ट्रिसिटी नंदन पे कितना, वो जानना जरूरी है। व्हेन द फिक्स कॉस्ट आर वेरी हाई, फॉलोइंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग विल नॉट बी लॉजिकल, बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट को गलत बांट रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ रीजन। द प्रोडक्ट विच हैज हायर कॉस्ट शुड हैव लोअर कॉस्ट, द प्रोडक्ट विच हैव लोअर कॉस्ट शुड हैव हायर कॉस्ट। यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर प्राइसिंग। और अगर प्रोडक्ट के अंदर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस बहुत अलग अलग है, दे आर वेरीड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे यहां तो बहुत अलग अलग है। कोई कोई सीमा OCS कर रहा है, कोई पूरी सीमा ऑपरेशनल लेवल कर रहा है, कोई पूरा सीमा का सीमा तीनों लेवल कर रहा है, कोई ACCA कर रहा है, कोई CMA कर रहा है, कोई CPA कर रहा है, कोई IFRS कर रहा है। बहुत वेरीड प्रोडक्ट्स है। इनके केस में कितना वेरीड प्रोडक्ट्स है आपको समझना है कि वेदर 3 मॉडल्स आर देयर, 3 अंडर 3 माने 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्या उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है रिसोर्स कंजम्पशन का, तब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाना जरूरी है। व्हेन द वेराइटीज आर वेरी हाई, when the fixed costs are very high, when the products consuming different resources differently, then you need to apply activity based costing, because then the costing will be proper. You will be able to identify the reason for the cost, you will be able to save cost, you will be able to do proper pricing of the product, you will be able to become competitive in the market. हम लोग के केस में क्या मालूम नहीं है, बिकॉज आपको अगर डिटेल दे भी दिया तो आप थोड़ी ना काम होता हुआ सामने देख रहे हैं। इसीलिए वीडियो देखना है। वीडियो जो कल दिया गया वो आपको फीलिंग दिलाएगा कि अलग अलग ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्या, काम का, रिसोर्सेस का, मटेरियल और लेबर तो अलग अलग पता ही है। मान लीजिए बेसिक के अंदर मटेरियल 2 लाख रुपया का लग रहा है, प्रीमियम के अंदर मटेरियल 5 लाख का, वो तो पता ही है। दैट इज नॉट द ABC और ट्रेडिशनल। ओवरहेड एक्सपेंडिचर विच आर कॉमन, मे बी वेरिएबल और फिक्स्ड, वो अलग अलग पता लगाना है। व्हेन एक्चुअली दे आर डिफरेंट, when actually you find that कि वो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग है, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाना पड़ेगा। when you start activity based costing, employee will not like, because आप तो पहले जैसे काम कर रहे थे सालों से, लोग को वही अच्छा लगेगा। nobody wants change, ह्यूमन बींग्स को चेंज अच्छा लगता ही नहीं। ये ह्यूमन बींग्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। we don't ready to accept change, that's the problem। तो आप एम्प्लॉय को बोलेंगे मानेगा नहीं, लाल झंडा, ग्रीन झंडा, दिस दैट, they will not be trying to motivate to understand the things, but आपको उनको प्रेशराइज करना होगा, because in the long run you will gain। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाने में, अप्लाई करने में महीना लग जाएगा। एग्जाम का आंसर लिखने में तो 10 मिनट में लिख दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में इट विल टेक मंथ्स टू अप्लाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और फिर उसका फायदा मिलेगा। आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा। प्रेजेंटली तो यू आर जस्ट मेजरिंग लेबर आवर, मशीन आवर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बस हो गया।
अभी तो एक्टिविटी अलग अलग होगा, उसका खर्चा अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसका कंजम्पशन ऑफ ड्राइवर पता लगाना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट में कितना ड्राइवर लगा, द अमाउंट ऑफ वर्क, एफर्ट्स, कॉस्टिंग विल इंक्रीज, बट इन द लॉन्ग रन इट विल गेन इफ इट इज रिक्वायर्ड. आप बिजनेस बेटर होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा, प्रॉपर प्राइसिंग होएगा व्हेन यू गो फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ modern method of management accounting, allocating overheads into the products. But traditional costing, traditional standard costing, traditional absorption costing, whatever word you say, is ancient method of allocating cost between products. आज से 100 साल या मान लीजिए 50 साल पहले भी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन क्यों होता था? उतना ज्यादा मशीन फसीन नहीं था, मालूम था सब चीज में सेम रिसोर्सेस लगेगा. दुनिया चेंज हो गई है, हर प्रोडक्ट के अंदर अलग फीचर्स है, अलग सिस्टम है, अलग कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस है. तो आप लेबर आवर के बेसिस पे खर्चा कैसे बांट सकते हैं? क्या लेबर आवर के कारण ही सारा खर्चा लग रहा है? सेटअप का कॉस्ट का लेबर से क्या मतलब है? सो आई मीन टू से दैट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वेदर वी नीड टू अप्लाई और नॉट, यू एंड मी डोंट नो, इट्स योर कॉल. If you explain ABC and traditional properly using the scenario which is given in the question, later on you are commenting ABC लगाना है नहीं लगाना है कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि दोनों होता क्या है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एबीसी में क्या होएगा, जो क्वेश्चन देगा, जो सिनेरियो देगा उसको यूज करना है और बताना है. दैट इज एबीसी कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दैट इज नॉट एबीसी, इज ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन. मान लीजिए आपके पास E1 P1 F1 का नोट्स है, आप नोट्स खोल लीजिए, या मान लीजिए आप गूगल में चले जाइए, आपको नोट्स खोलने में आप सीधा सीधी गूगल में लिखिए ना, यहां जाकर आप सीधा सीधी लिखिए एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग मेथड. आपको कोई वीडियो देखना है, वीडियो देख लीजिए, या आप चैट जीपीटी में चले जाइए, चैट जीपीटी में आप रिसर्च करते हैं कि नहीं मालूम नहीं है, एबीसी कॉस्टिंग. चैट जीपीटी इज अ बेटर मेथड देन गूगल. सर्च वगैरह करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज गूगल में तो ढूंढना पड़ता है, ये तो आपको स्पेसिफिक आंसर लिखकर दे देता है. भाई हम आप लोग के लिए मान लीजिए कुछ प्री सीन हम पढ़ रहा था, तो प्री सीन में कुछ चीज मेरे को समझ में नहीं आया, हम चैट जीपीटी से रिसर्च करके निकाले कि भाई इसका बेसिकली मतलब क्या है. आप ही का केस स्टडी से व्हाट इज प्री साइक्लिंग, व्हाट इज दिस राइट टू रिपेयर एंड ऑल दैट, थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसको रिसर्च किया है, क्योंकि कहां दिखने जाएंगे, गूगल में तो टाइम लगेगा ना. सो चैट जीपीटी रिसर्च इज एसेंशियल. कैसे चैट जीपीटी, बस चैट जीपीटी को बोलना है कि आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए आप प्रॉपरली उसको समझा देंगे, देन इट विल गिव यू आंसर. ये जो मेरा यहां किया हुआ है चैट जीपीटी के ऊपर रिसर्च, आज ही मैंने किया है आप लोग के लिए ही. देयर वॉज वन आई वॉज आस्किंग व्हाट इज एरोबेटिक डाइजेस्टिक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर. ये लोग लिख रहा था कि स्टडी में, हमको समझ में नहीं आ रहा था. देन इट इज बायोगैस. देन देयर इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स लाइफ साइकिल, प्री साइकिलिंग, राइट टू रिपेयर, डिजाइनिंग. मैंने पूछा, चैट जीपीटी बता दिया, मैंने वहां पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया समझने के लिए. नाउ आई कैनॉट रिमेंबर द वर्ड कॉमा फुल स्टॉप इन द एग्जाम, आई नीड टू राइट माई ओन लैंग्वेज. लेकिन एक चीज समझ में आया तो आई कैन राइट द आंसर. अब आप ये मत करना कि चैट जीपीटी से रिसर्च करके यहां पर चेप देंगे एग्जाम में, सर बोलेंगे आंसर लिख दिया. डोंट डू दैट यार, बिकॉज इन एग्जाम यू विल नॉट बी गेटिंग दैट लग्जरी. यू रीड फ्रॉम एवरीवेयर, यू डू योर रिसर्च, बट देन राइट आंसर्स इन योर लैंग्वेज. आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है. मेरे को निकलना होगा आज के लिए, नहीं तो मैं आधा घंटा और डिजिटल कॉस्टिंग भी बोलता. अभी मैं आप लोगों को ये जो स्लाइड्स है, क्लास स्लाइड ये दूंगा, और कोर एरिया ए और बी का क्वेश्चंस दूंगा. कोर एरिया ए और बी का क्वेश्चंस आपको रिसर्च करके लिखना है. एबीसी का एक क्वेश्चन है वो तो समझा दिए, आप लिखेंगे. डिजिटल कॉस्टिंग का वो देखेंगे. बी एरिया मैंने बोला नहीं है, आपको जो बुद्धि है आप लिखेंगे. हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कोर एरिया ए और बी और डिटेल में उन्हीं क्वेश्चंस को और बढ़िया से डिस्कस करेंगे. बिकॉज हमारा टारगेट है नेक्स्ट क्लास में कोर एरिया ए और बी कंप्लीट करना. दैट इज अवर टारगेट. हम उसको ही कंप्लीट करेंगे, हम सीडी नहीं पढ़ेंगे. लेकिन क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, प्री सीन पढ़ना जरूरी है, रिसर्च करके आंसर लिखिए जहां से आपको रिसर्च करना है. आपको मेरा नोट्स E1 P1 F1 रेफर करना है, आप बोलेगा मेरे पास नहीं, मेल डालिए, मेरा टीम फिर से दे देगा, कोई बात नहीं.
E1 P1 F1 का मेरा क्लास स्लाइड्स जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उधर से देखना है, जो आपको देखना हो यार, बट आंसर लिखना जरूरी है। कुछ ये सब बात नहीं चलेगा, तबीयत खराब था, या ऑफिस में ज्यादा काम हो गया, घर में किसी का तबीयत खराब हो गया, ये सब फायदा नहीं, नो यूज। यू नीड टू बी सीरियस टू पास द एग्जाम, otherwise you can't pass by, otherwise we need to be ready, we can't give exam in August, or if we are giving you can't pass the exam. Okay, मेरे को निकलना है भाई, आई एम लिविंग फॉर टुडे, 3:30 पे पहुंचना है, यहां से 10 किलोमीटर दूर। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू भाई।